नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। पहले बिना देर के एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। अमित शाह ने भारत टैक्सी चालकों से किया संवाद। नए सहकारिता आधारित मोबिलिटी मॉडल पर चर्चा। ड्राइवर्स को सम्मान पूर्वक सारथी नाम से किया संबोधित। शहजाद पूनावाला ने यूथ कांग्रेस के विरोध पर तीखी प्रतिक्रिया दी। पूनावाला का आरोप, राहुल गांधी देश विरोध में शामिल। एआई समिट में विरोध प्रदर्शन को बताया नुकसानदेह। यूएस टैरिफ पर सीतारमण का बयान, अभी टिप्पणी जल्दबाजी। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक फ्रॉड पर आरबीआई सतर्क, कहा सिस्टम से जुड़ी समस्या नहीं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ दर्ज एफआईआर की जांच। पुलिस टीम शिकायतकर्ता और पीड़ितों के बयान लेगी। मेडिकल और साक्ष्य जुटाने की तैयारी। कई विभाग के सरकारी कर्मचारियों को वेतन नहीं, न ही कोई जॉब, न बहाली का ऐलान। विपक्ष के नेताओं ने कहा सरकार का खजाना खाली। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में भारत टैक्सी के ड्राइवर्स के साथ संवाद किया। इन ड्राइवर्स को सम्मान पूर्वक सारथी नाम दिया गया है। इस कार्यक्रम में उन्होंने टैक्सी चालकों के अनुभव सुने, उनकी समस्याएं जानी और सहकारिता आधारित इस नए मोबिलिटी मॉडल के भविष्य के विजन पर चर्चा की। मेरी बात समझ रहे हैं? सिर्फ 500 रुपया आपको इन्वेस्ट करना है। 3 साल के बाद क्या होगा? भारत टैक्सी 1 रुपया कमाएगी। मानो भारत टैक्सी 25 करोड़ रुपया कमाई, तो 25 करोड़ में से 20%, 5 करोड़ रुपया ये भारत टैक्सी के अकाउंट में आप लोगों की पूंजी के नाते जमा हो जाएगा और 80% पैसा किसने कितना किलोमीटर टैक्सी चलाई इसके हिसाब से वापिस आपके अकाउंट में डाल दिया। मेरी बात गले उतर रही है ना भैया? तो अभी तो आपको जो निश्चित किराया मिलना ही मिलना है, मगर आप तो मालिक हो भाई, तो मुनाफे में भी आपका हिस्सा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो ये हिस्सा आने वाला, मगर पहले 3 साल तक थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। जैसे एक बच्चा होता है, हम प्यार से लालन पालन करते हैं, करते करते बच्चा 30-40 साल का होता है, हम वृद्ध होते हैं। हमने इसका लालन पालन किया, बाद में वो हमारा लालन पालन करता है। तो पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता शहजाद पूनावाला ने इंडियन यूथ कांग्रेस द्वारा भारत मंडपम में एआई समिट के दौरान किए गए विरोध प्रदर्शन पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि समिट के दौरान जो कृत्य किया गया उसे कांग्रेस के कुछ नेताओं ने भी उचित नहीं माना और उससे दूरी बनाई है। पूनावाला ने आरोप लगाया कि देश के विरोध में उतरना राहुल गांधी की फितरत बन चुकी है। उन्होंने कहा इस तरह के विरोध प्रदर्शन देश की छवि को नुकसान पहुंचाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। राहुल गांधी और लश्कर राहुल का जो टॉपलेस, ब्रेनलेस, कैरेक्टरलेस, टेस्टलेस कृत्य था एआई समिट में, उसका विरोध न केवल उनके अलाय पार्टनर्स ने किया, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, उद्धव सेना एक्सेट्रा एक्सेट्रा, परंतु अब कांग्रेस में भी एक धड़ा राहुल गांधी के इस प्रकार के कृत्य के खिलाफ है। और मार्गरेट आल्वा जी, जो वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट रही है इंडिया अलायंस की, वो कहती है कि डिग्निटी, डिसिप्लिन और रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। इसका मतलब साफ है कि राहुल गांधी का जो एआई है, एंटी इंडिया एजेंडा, देश विरोध में उतरना मोदी विरोध करते करते, इसको कांग्रेस के भी कुछ लोग नकारते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में भी राहुल ने यही किया, तो शशि थरूर जी ने नकारा उनको। वैक्सीन के विषय में भी इन लोगों ने झूठ फैलाया, तब भी कुछ कांग्रेसी बोल पड़े थे। हमने देखा यूपीआई का भी मजाक ये लोग उड़ाते थे, आज यूपीआई में भारत कहां है। तो देश विरोध में उतरना ये राहुल गांधी की फितरत बन चुकी है। बहुत जल्द कांग्रेस अब शर्टलेस के बाद एलाइलेस तो हो चुकी है, वोटरलेस भी हो सकती है। निर्मला सीतारमण ने अमेरिकी टैरिफ के मुद्दे पर कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर फिलहाल टिप्पणी करना जल्दबाजी होगी। उन्होंने साफ किया है कि व्यापार से जुड़े मामलों की समीक्षा वाणिज्य मंत्रालय कर रहा है और आगे की बातचीत को लेकर प्रतिनिधिमंडल उचित समय पर निर्णय लेगा। प्रयागराज पुलिस ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्य मुकुंदानंद के खिलाफ दर्ज यौन शोषण के मामले में जांच शुरू कर दी है। डीसीपी मनीष कुमार शांडिल्य के नेतृत्व में गठित 5 सदस्यीय टीम शिकायतकर्ता आशुतोष ब्रह्मचारी और दोनों पीड़ित शिष्यों के बयान दर्ज करेगी। साथ ही साथ कथित घटना स्थल माघ मेला शिविर का नक्शा नजरी भी तैयार किया गया है।
पुलिस पहले पीड़ित पक्ष का मेडिकल परीक्षण कराएगी और फिर साक्ष्य जुटाएगी। वहीं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि वो जांच में पूरा सहयोग करेंगे और गिरफ्तारी की स्थिति में भी विरोध नहीं करेंगे। उन्होंने दावा किया कि पूरे क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों में सच्चाई सामने आ जाएगी। साथ ही साथ संबंधित छात्रों का उनके गुरुकुल से कोई संबंध नहीं है, ये भी कहते हुए वो नजर आए। ये भी कहा उन्होंने कि पुलिस मामले की सभी पहलुओं से जांच कर रही है और आगे भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इसे गिरफ्तारी की कार्रवाई करें तो वो भी, हम तो पुलिस का कोई विरोध नहीं करेंगे, हम उसका सहयोग करेंगे। वो जो करेंगे जनता तो सब देख रही है। देखिए 3 कोर्ट है हमारे लिए, एक निचली कोर्ट है, एक मिडिल कोर्ट है और एक सुप्रीम कोर्ट है। तो जो निचली कोर्ट है वो जनता है, जनता सब देख रही है और निर्णय देने वाली है। जो मिडिल कोर्ट है, हाई कोर्ट, वो हमारा हृदय है, हम जान रहे हैं कि हम गलत हैं कि नहीं हैं। और तीसरे ईश्वर है, सुप्रीम कोर्ट, वो भी देख रहा है कि कौन गलत है कौन सही है। तो ऐसी परिस्थिति में तीनों कोर्ट से हमको क्लीन चिट है। हमारा अंतःकरण हमारे साथ है, स्पष्ट कह रहा है कि तुम निर्दोष हो। ईश्वर की तरफ से भी हमको वही सूचना है और जनता की ओर से भी। तो जो झूठ है वो अंत में निकल ही जाता है, पता चल ही जाता है कि ये सब बनावटी था। उगरे अंत न होई निभाऊ, हमने बता दिया। तो जो कहानी गढ़ी गई है वो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों झूठी सिद्ध हो जाएगी। बिहार में सरकारी कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलने का मुद्दा अब सियासी रंग लेता जा रहा है। कई विभागों के कर्मचारियों का आरोप है कि महीनों से उन्हें सैलरी नहीं मिली है। विपक्ष का दावा है कि राज्य सरकार का खजाना खाली हो चुका है, जबकि सत्ताधारी गठबंधन इन आरोपों को पूरी तरह खारिज करता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या सच में आर्थिक संकट है या फिर ये सिर्फ सियासी बयानबाजी है? देखिए ये रिपोर्ट। बिहार में कई विभागों के सरकारी कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिलने की शिकायत सामने आ रही है। राजस्व कर्मियों से लेकर शिक्षकों तक का कहना है कि उन्हें महीनों से भुगतान नहीं किया गया है। कुछ शिक्षकों को तो 6-6 महीनों से सैलरी का इंतजार है। इसी मुद्दे को लेकर अब विपक्ष ने राज्य सरकार पर बड़ा हमला बोला है। सरकार के खजाने खाली हो गई है, कई विभागों के जो काम कर रहे हैं स्टाफ, उनको पैसा नहीं मिल रहा है। तो सरकार तो दिवालिया हो गई है। सरकार कैसे 2025 के चुनाव में मैनेजमेंट के यानी धन तंत्र के माध्यम से उन्होंने सत्ता में आने का काम किया, लेकिन हो क्या रहा? परिणाम ये अब दिख रहा है। सरकार करोड़ डेली जनता पर बोझ बचते जा रहा है, कर्ज का बोझ बढ़ते जा रहा है। लेकिन सरकार सत्ता के नशे में है। कैसे हम जोड़ तोड़ करके सत्ता के नशे में बनल रहे और सत्ता में बने रहे, सरकार इसी जुगाड़ तंत्र में पड़ी है। अब तो देखिए ना, सरकार तो वर्ल्ड बैंक से लगातार कई संस्थाओं से कर्ज लेने का काम कर रही है, लेकिन बिहार एक पिछड़ा राज्य है, गरीब राज्य है। जिस प्रकार से कर्ज का बोझ बढ़ रहा है कि सरकार पूरी तरह से दिवालिया हो गई है और लोगों पर जबरदस्ती कर्ज थोपा जा रहा है। जहां एक तरफ आरजेडी हमलावर नजर आई, तो वहीं कांग्रेस विधायक अभिषेक रंजन ने भी सरकार पर निशाना साधते हुए कह दिया कि कर्मचारियों को महीनों से भुगतान नहीं मिलना गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि राज्य की वित्तीय स्थिति पर सरकार को स्पष्ट जवाब देना चाहिए। कई विभाग के कर्मचारियों को जो है वेतन नहीं दिया गया है, क्या लग रहा है? सरकार का खजाना खाली हो चुका है और तमाम तरह के जो काम हुए हैं, विकास के काम हुए हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स पेमेंट की बाट जो रहे हैं, पर उनके पास पेमेंट नहीं है। जो टीचर्स हैं 6-6 महीना तक की उनकी सैलरी रुकी हुई है और ये सारा जो है 10,000 का जो ब्लोअर से हवा भरा गया और प्रचंड जो जनता को इन्फ्लुएंस करके प्रचंड जो बहुमत लेने का ये दावा कर रहे हैं, उसी का ये दुष्परिणाम है। क्या देख रहे हैं? बिल्कुल, सरकार जो है वो खजाना खाली करके सरकार बना ली है, पर आज सरकार चलाने के लिए सरकार के पास पैसे नहीं है। वहीं सत्ता पक्ष के सहयोगी दल राष्ट्रीय लोक मोर्चा के विधायक माधव आनंद ने विपक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि राज्य का खजाना खाली नहीं है और डबल इंजन की सरकार में केंद्र और राज्य सरकार मिलकर विकास कार्यों को आगे बढ़ा रही है। उनके मुताबिक बिहार में विकास की रफ्तार जारी है और वेतन भुगतान को लेकर फैलाई जा रही बातें बेबुनियाद है। खजाना खाली है। मुझे लगता है जो लोग भी इस तरह की बातें कर रहे हैं उनको बिहार सरकार की जो अर्थव्यवस्था है उसके बारे में जानकारी नहीं है। बिहार सरकार के पास साधन संसाधन की कोई कमी नहीं है। जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं सबको वेतन टाइम पे मिल रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। इसको सरकार सुनिश्चित कर रही है। तेजस्वी यादव लगातार नीतीश कुमार पर हमला कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अब उनसे बिहार सरकार नहीं संभल रहा है। तेजस्वी यादव जी से पहले अपनी पार्टी संभल रहा है, पहले अपने पार्टी को संभाल लें, अपने परिवार को संभाल लें। बिहार आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सुरक्षित हाथों में है। हम सब लोग सुरक्षित हैं
तेजस्वी यादव जी पहले अपनी पार्टी, अपने परिवार को बचाने का काम करें, सुरक्षित रखें, वही उनके लिए बहुत बड़ा चीज है। तो सवाल यही है कि क्या बिहार में आर्थिक संकट गहराता जा रहा है या फिर ये सिर्फ सियासी आरोप प्रत्यारोप का दौर है? सच्चाई क्या है यह आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा। फिलहाल कर्मचारियों को अपने बकाया वेतन का इंतजार है। पटना से विवेक रंजन की रिपोर्ट। दिल्ली में एआई समिट के दौरान यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए प्रदर्शन को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। बीजेपी के विधायक और मंत्री लखेंद्र पासवान ने कहा कि देश तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा है, मगर कांग्रेस की मानसिकता देश हित के खिलाफ ही दिखाई देती है। उन्होंने आरोप लगाया कि जिस तरह का व्यवहार यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया, उससे पूरे देश में किरकिरी हो रही है। मजबूत भारत और दुनिया का सबसे तीसरा अर्थव्यवस्था वाला भारत बनने की ओर चल पड़ी है। और कांग्रेस के लोगों के द्वारा एआई समिट में जिस प्रकार भारत की अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया गया, भारत के स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ किया गया, प्रधानमंत्री जी ने सही कहा कि कांग्रेस वाले तो पहले से ही नंगे हैं, कपड़ा उतार कर उन्होंने क्या दिखाना चाहा। देश के जनता सब जानती है कि कांग्रेस पहले से नंगे है। देश में जब कांग्रेस की सरकार बनी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जब देश के प्रधानमंत्री बने थे, उस समय भारत की अस्मिता को उन्होंने बेचने का काम किया। और उनके अनुयायी कांग्रेस के लोग भारत के स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ करते हैं। और किस प्रकार जब राहुल गांधी भारत से कहीं अलग जाते हैं, तो भारत का अपमान करते हैं, भारत के स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ करते हैं। और दुनिया का अन्य देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत के अंदर आते हैं, तो हमको स्वाभिमान होना चाहिए। लेकिन वो लोग मिलके अपने कपड़े उतार के उनको क्या दिखाना चाहते हैं और भारत के अस्मिता के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं। तो भारत के लोग तो पहला ही बिहार सरकार में मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि दिल्ली में एक विकास शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें दिल्ली और उसके आसपास रहने वाले बिहार के हजारों लोगों के साथ संवाद किया गया। उन्होंने कहा कि इस वार्ता के दौरान ये संदेश दिया गया है कि बिहार में माहौल अनुकूल है और लोगों को राज्य में निवेश करना चाहिए। जायसवाल ने कहा कि पूरे देश में बिहार के प्रति सकारात्मक वातावरण बन रहा है, जिसका लाभ आने वाले समय में राज्य को मिलेगा। दिल्ली में एक डेवलपमेंट समिट रखा गया था। बिहार के जितने लोग दिल्ली और उसके आसपास रहते हैं, वैसे हजारों लोगों के साथ में एक वार्ता चली और बातचीत में तालकटोरा स्टेडियम में कि बिहार में माहौल अच्छा है और बिहार के अंदर जो है सभी लोगों को आकर के अपना निवेश करना चाहिए, उद्योग लगाना चाहिए। और उस पर खुल करके काफ़ी बातें हुई और एक बिहार के प्रति अच्छा माहौल पूरे देश के अंदर बनता जा रहा है। तो इसका फायदा आने वाले समय में बिहार को मिलेगा। सर, सोनपुर में साउथ एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है, कैबिनेट में उसका हाँ, अभी सोनपुर में सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनेगा। देश के 3, 4, 5 एयरपोर्ट में एक एयरपोर्ट वो भी होगा। और उसके साथ साथ वहाँ पर जो है IT हब, IT सेक्टर, साइबर सिटी, IT सिटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, इलेक्ट्रॉनिक सिटी, और वो पूरा एक हब बनाया जाएगा, जिससे कि बिहार के जो हमारे युवा को बाहर जाना पड़ता है, वो यहाँ पर जो है रह करके और टेक्नोलॉजी में बिहार को आगे बढ़ाए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI समिट को लेकर सियासत गर्मा गई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी पर बड़ा हमला बोलते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। फडणवीस ने कहा, बीजेपी पार्टी का विरोध करते करते कांग्रेस अब देश का विरोध करने लगी है। उन्होंने कहा कि AI समिट भारत की प्रतिष्ठा से जुड़ा आयोजन था, जिसमें दुनिया भर के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और बड़े नेता शामिल हुए थे। मुख्यमंत्री के मुताबिक भारत को ग्लोबल साउथ की AI लीडरशिप मिल रही है और देश ने कम समय में लार्ज लैंग्वेज मॉडल तैयार कर तकनीकी क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। ऐसे जरूरी मौके पर देश की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए थी। मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी को विरोध करते करते कांग्रेस देश को विरोध करने लगी है। ये जो AI समिट है, ये भारत की AI समिट थी और दुनिया भर के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, हेड ऑफ द स्टेट्स, मिनिस्टर्स पहली बार इतने बड़े पैमाने पर भारत में AI समिट में आए थे
ग्लोबल साउथ की एआई लीडरशिप ये भारत को मिल रही है। और सबसे बड़ी बात, 1 साल पहले दुनिया के एक्सपर्ट कहते थे कि भारत को लार्ज लैंग्वेज मॉडल LLM तैयार करने के लिए बहुत साल लगेंगे। 2 LLM हमने डेमोन्स्ट्रेट कर दिए। तो इतना जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भारत को उसकी अगुवाई मिल रही है, ऐसे समय वहां पर जाना, और शिंदे साहब ने बहुत सही शब्द का इस्तेमाल किया, चड्डी बनियन गैंग, उन्होंने वहां पर जाकर इस प्रकार से भारत का नाम खराब करना, देखिए कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मैं हमेशा मानता था कि ह्यूमन इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये 2 अलग चीजें हैं, और हमारे एफिशिएंसी को एनहांस करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आवश्यकता है। लेकिन अब मुझे लगता है कि कांग्रेस का ह्यूमन इंटेलिजेंस पूरा समाप्त हो गया है। उनको सबसे ज्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आवश्यकता है, ताकि कुछ सोच कांग्रेस पार्टी को मिले और वो भारत बीजेपी को जरूर विरोध करे, एनडीए को विरोध करे, लेकिन भारत को विरोध करने की जो उन्होंने अभी ये नई परिपाटी शुरू की है, ये बिल्कुल उन्होंने समाप्त करनी चाहिए। देश के सभी लोगों ने इसकी बहुत निंदा की है। महाराष्ट्र की सियासत में अजीत पवार से जुड़े मामले की जांच को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। एनसीपी शरद पवार दल के विधायक रोहित पवार ने जांच कर रही सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई और राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। रोहित पवार ने कहा कि सीबीआई के पास फिलहाल 7065 मामले लंबित है और पिछले 10 सालों के 2000 से ज्यादा मामलों की जांच अब तक पूरी नहीं हो पाई है। उन्होंने कहा, महाराष्ट्र में जांच के नाम पर समय बर्बाद करना स्वीकार नहीं किया जाएगा और राज्य में क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट यानी CID भी जांच कर सकती है। लगातार केंद्रीय उड्डयन मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और इंडिपेंडेंट जांच की बात कर रहे हैं। क्या कुछ ऐसा है कि आप इस्तीफे की मांग कर रहे हैं? देखो, हमारे आप विधानसभा में ये मुद्दा उठाएंगे क्या? नहीं, अभी केंद्र सरकार के जो मंत्री, क्योंकि ये जो पूरा इन्वेस्टिगेशन है वो केंद्र सरकार के हाथ में है। अभी यहाँ पे CBI को ये केस दिया, ऐसे वो बोल रहे दिया नहीं दिया, वो देखने की ज़रूरत है। CID ने जो तपास किया है या इन्वेस्टिगेशन किया है उसका प्रोग्रेस क्या है ये सरकार को वहाँ पे बताना पड़ेगा। लेकिन कल ही जो स्टेट मिनिस्टर है केंद्र के मुरली मनोहर, उन्होंने वहाँ पे कहा है कि 2 दिन में वो रिपोर्ट आएगा। 2-3 दिन रिपोर्ट के लिए हम वेट करेंगे। रिपोर्ट कितना डिटेल में है या सिर्फ देने के लिए रिपोर्ट वहाँ पे दिया है, क्योंकि आज तक सिर्फ देने के लिए रिपोर्ट उन्होंने दिया है, तो उस बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे रिपोर्ट को। उसके बाद फिर अधिवेशन में वो विषय लेना न लेना, वहाँ पे हमारे नेता के साथ हम वहाँ पे वो विषय लेंगे। लेकिन CBI के बारे में आप सबको एक चीज़ मालूम होनी चाहिए, CVC रिपोर्ट जो सेंट्रल विजिलेंस कमेटी है उनका जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के हिसाब से CBI के पास 7065 केसेस अभी तक प्रलंबित है। उसमें से 2660 केसेस ऐसे हैं जो 10 साल से प्रलंबित है। तो हम चाहते हैं कि CBI को अगर केस आप दे रहे हो 2-3 महीने का टारगेट वहाँ पर रखना चाहिए, नहीं तो आप CBI को दे दी केस और 4 साल तक 5 साल तक आप हमको यही कहेंगे कि CBI के पास दिए, CBI के पास दिए, वो हमको नहीं चलेगा। और हर वक्त आफ्टर एवरी इंटरवल वहाँ पे हमको प्रोग्रेस रिपोर्ट वहाँ पे चाहिए होगा। उसके लिए क्या मैकेनिज्म आप वहाँ पे डिवाइस करोगे या ऑर्गेनाइज करोगे, उसकी भी बात हमको बतानी पड़ेगी। महाराष्ट्र विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हुआ, मगर इतिहास में पहली बार विधानसभा और परिषद दोनों में नेता प्रतिपक्ष का पद खाली रहेगा। विपक्ष की कमजोरी और राजनीतिक हलचल पर सभी की निगाहें टिकी हैं। राज्य के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि विधानसभा और विधान परिषद दोनों में ही नेता प्रतिपक्ष का पद खाली है। शिवसेना यूबीटी विधायक भास्कर जाधव ने यह दावा किया कि पहले यहां सिंगल डिजिट विधायकों वाली पार्टी को भी नेता प्रतिपक्ष का पद मिलता रहा है, मगर उनकी पार्टी के 20 विधायकों के होने के बावजूद इसे नहीं दिया गया। इस खाली पद की स्थिति 2024 के विधानसभा चुनावों के बाद से बनी हुई है, जब किसी भी विपक्षी दल ने LOP बनने के लिए जरूरी 10% संख्या का आंकड़ा पार नहीं किया। नेता प्रतिपक्ष के पद की ये खाली स्थिति राजनीतिक संकट और विपक्ष की कमजोरी को उजागर करती है। अब सवाल यह है कि क्या विपक्ष विधानसभा में अपनी आवाज बुलंद कर पाएगा या खाली सीटें भविष्य में भी विवाद का कारण बनेंगी।
फिलहाल खबरों में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय समाचार।